लेखांकन की आधारभूत मान्यताओं के विषय में जो मान्यताएं हैं उन्हें ही हम अवधारणा, परिपाटी, रिवाज या संकल्पना के नाम से भी जानते हैं और लेखांकन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये इनसे ही जो आधारभूत सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, इनसे ही सिद्धांत बनाए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे वो कौन कौन सी मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं और इन्हें क्यों बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनके आधार पर ही जो लेखांकन के सिद्धांत है उन्हें तैयार किए गए हैं। तो पहला हम यहाँ पे लेते हैं, जो पहला सिद्धांत या मान्यता है वह है लेखांकन अस्तित्व की मान्यता। अब लेखांकन अर्थात लेखे करने की कला जो है वह लेखांकन कहलाता है। तो लेखांकन अस्तित्व की मान्यता में हम कौन सी चीज़ लेते हैं, तो लेखांकन अस्तित्व की मान्यता के अंतर्गत हम यहाँ पर अलग अलग डिफाइन करते हैं, दर्शाते हैं कि जो व्यापार है हमारा वह व्यापार एक अलग होता है। जैसे ये व्यापार है, यह व्यापार जहाँ पे हम कर रहे हैं वह व्यापार अलग है और जो व्यापारी है अर्थात जो मालिक है यह मालिक का अस्तित्व अलग है। दोनों को अलग अलग माना जाता है और इसी आधार पर यह लेखांकन अस्तित्व की मान्यता बनाई गई है। इसी कारण यदि इस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति है इसने सबसे पहले व्यापार प्रारंभ किया अर्थात यहाँ से इन्होंने नगद के रूप में यहाँ पर व्यापार में लगाया, नगद राशि लगाया, तो वह यह व्यापार में जब वह राशि आएगी तो कभी ना कभी इस व्यक्ति को वापस करना होगा, चाहे वह जब व्यापार समाप्त हो तब करे या बीच में करे। इसी कारण यह व्यक्ति जो है यह व्यापार का जो हो जाता है वह लेनदार, व्यापार के हिसाब से लेनदार हो गया, क्योंकि व्यापार को कभी ना कभी इसे वापस करना है। और इसी मान्यता के आधार पर जब यह मालिक है, यह व्यक्ति मालिक है, यह व्यवसाय प्रारंभ करने वाला है और मालिक ने जब पैसा लगाया व्यापार में तो कभी ना कभी इसे वापस करना होगा, यह लेखांकन अस्तित्व की मान्यता कहती है। और इसी आधार पर जब इसने ये नगद पैसा लगाया था तो इस नगद पैसे को हम यहाँ पर पूंजी के नाम से जानते हैं, इसलिए तो यहाँ पे पूंजी। और दूसरा, यदि कभी इन्होंने पैसा निकाला, यदि कभी निकाला है तो उसे हम आहरण के नाम से जानते हैं और यहाँ पे इनका भी हम हिसाब अलग अलग रखते हैं। तो वह पूंजी जो है, यह पूंजी या आहरण, यह जो शब्दावली है ये लेखांकन अस्तित्व की मान्यता के आधार पर यहाँ पर निकाली गई है। मान्यता जो है या अवधारणा है, परिपाटी जो है, इनमें बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन सिर्फ हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 3-4 पॉइंट हैं उन्हीं पर सिर्फ चर्चा करने वाले हैं। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा, लेखांकन अस्तित्व की जो मान्यता है वह मान्यता कहती है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों जब व्यापार हम यहाँ पे करते हैं तो लेखा करने के लिए जो लेखा किए जाएंगे, लेखांकन जो है वह व्यापार की दृष्टि से किया जाएगा। यह जो व्यापार है इस व्यापार को ध्यान देते हुए किया जाएगा लेखांकन, इस व्यापारी को ध्यान देते हुए नहीं किया जाएगा। व्यापारी भले हम स्वयं हैं लेकिन हमसे व्यापार के नाम से ही लेखा करेंगे, जो भी लेखे किए जाएंगे। तो लेखे हम व्यापार के नाम से करेंगे यानी व्यापार यहाँ पर प्रमुख माना जाएगा। तो लेखांकन अस्तित्व की मान्यता आपको समझ में आई होगी। यदि आपको व्यापार की में यह मान्यता समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं जो है मुद्रा मापन की मान्यता। मुद्रा मापन की मान्यता, जैसे हमने लेखांकन अस्तित्व की मान्यता में देखा था वैसे ही यहाँ पर मुद्रा मापन की मान्यता भी देखते हैं। और इस मुद्रा मापन की मान्यता में यहाँ पर जो लेखांकन है इसमें कहा गया है कि जो भी लेन देन होगा उसे मुद्रा में ही मापा जा सकता है, जब तक हम उसे मुद्रा में ना नाप सकें
तब तक उसका हम लेखा नहीं कर सकते हैं। मुद्रा में नापना होगा, जैसे कितने पैसे का माल क्रय किया, कितने का विक्रय किया, यह मुद्रा में इसे आंकना पड़ेगा, मूल्यांकित करना होगा। लेकिन यदि हमारे यहाँ पे एक व्यापार में जो कर्मचारी है और कईयों दिन से कार्य कर रहा है यह कर्मचारी, और इस कर्मचारी की जो ईमानदारी है, इस ईमानदारी को आप कितने रुपए की ईमानदारी है यह आप नहीं नाप सकते। यह बहुत होशियार है, बिजनेस में हमारे बहुत सपोर्ट करता है, ग्राहक को जो आता है उसे वापस नहीं होने देता। तो यह इसमें एक कला है और इस कला को हम नहीं नाप सकते, अर्थात इनका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है, किंतु यह भी व्यापार में हमें मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन मुद्रा मापन की मान्यता ये कहती है कि जिन लेन देनों को सिर्फ मुद्रा में ही मापा जा सकता है, जिन्हें हम मुद्रा में नाप सकते हैं, उन्हें ही इस मान्यता के आधार पर हम लेखा करेंगे। मुद्रा मापन की मान्यता के आधार पर, जैसे जो कर्मचारी है उसकी ईमानदारी, उसमें जो अनुभव कला है, उनका लेखा यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अब तीसरी मान्यता हम यहाँ पे देखते हैं, जो है चालू व्यवसाय की मान्यता। यह चालू व्यापार या व्यवसाय की मान्यता जो है, यह मान्यता यह कहती है कि हमारा जो व्यापार है वह व्यापार हमेशा चलते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। जब बंद होगा तो उस समय ही हमें जो लाभ हुआ है या हानि हुई है इसका पता लगेगा। तो हम ये मान के चलते हैं, कोई व्यक्ति जब भी व्यवसाय प्रारंभ करता है तो वह कभी नहीं सोचता कि मुझे व्यापार बंद करना है, वह तो यही सोच के चलता है कि मुझे हमेशा निरंतर व्यापार सतत रूप से आगे बढ़ाते रहना है, हमेशा के लिए। और इसी आधार पर व्यापार में जो भी संपत्तियां होती है, उन संपत्तियों या जो दायित्व होते हैं, उन दायित्वों का हम मूल्यांकन भी इन्हीं आधार पर करते हैं। इसलिए चालू व्यवसाय की जो मान्यता है, यह मान्यता कहती है कि व्यापार हमारा हमेशा चलते रहेगा, कभी बंद नहीं किया जाएगा। आगे का एक चौथा पॉइंट जो है वह है लेखांकन अवधि की मान्यता। और यह लेखांकन जो अवधि है, इस लेखांकन अवधि की मान्यता के विषय में हम बात करते हैं। लेखांकन अवधि की मान्यता है, यह मान्यता कहती है, जब यहाँ पे देखिए चालू व्यवसाय की जो मान्यता है, यह मान्यता कहती है कि व्यापार कभी समाप्त नहीं होगा, और जब समाप्त होगा तब हम उसका हिसाब देख लेंगे कितना हुआ। लेकिन ऐसे में तो बहुत समस्या हो जाएगी, तो इसलिए लेखांकन अवधि की मान्यता यहाँ पे काम करेगी। और लेखांकन अवधि की मान्यता में हम एक निश्चित अवधि जो है, उस निश्चित अवधि को यहाँ पर ले लेंगे, और इस निश्चित अवधि को हम 12 माह के आधार पर, या इसी को हम 1 वर्ष कहते हैं, इस 1 वर्ष या 12 माह के आधार पर इस अवधि को ले लेंगे। अर्थात व्यवसाय यदि हमेशा चलते रहेगा तो हमें लाभ या हानि का पता ही नहीं चल पाएगा, और पता करना होगा तब तो हम व्यवसाय आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है यह हमें जानकारी नहीं होती है। और इन्हीं कारणों से आप देखिए, हम यहाँ पर एक निश्चित अवधि बना लेंगे, और उस निश्चित अवधि में हमारा जो लेन देन है, अर्थात कितना फ़ायदा हुआ या कितना घाटा हुआ, इसका हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। इसीलिए यह लेखांकन अवधि 12 माह की मानी गई है। और यहाँ पे याद रखना है कि लेखांकन अवधि में भी वित्तीय वर्ष जिसे कहेंगे वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, उसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। ऐसे ही 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है, वह कैलेंडर वर्ष कहलाता है। इसी प्रकार स्कूल में जो शैक्षणिक सत्र है वह पहले जुलाई से प्रारंभ होता था,
उसके पहले जून से कुछ दिन पहले, और अभी वर्तमान में 1 अप्रैल से यह भी प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। इसे हम शाला या फिर शैक्षणिक सत्र के नाम से जानते हैं। और इन्हीं लेखांकन अवधि की मान्यता के आधार पर ही हमने इस 12 माह के काल को बांटा है, क्योंकि यहाँ सतत व्यवसाय की मान्यता जो कहती है कि हाँ व्यापार हमेशा चलेगा, और यदि हमेशा चलेगा तो हमें लाभ हानि का कभी पता ही नहीं चलेगा, और लाभ हानि ज्ञात करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए लेखांकन अवधि की मान्यता यहाँ पर प्रारंभ की गई। तो आपको समझ में आया होगा लेखांकन अस्तित्व की मान्यता, मुद्रा मापन की अवधारणा या फिर चालू व्यवसाय की मान्यता, और यहाँ पे लेखांकन अवधि की मान्यता। इसी में आपने देखा होगा कि पूंजी कैसे निकली, ये भी आपने ज्ञात किया होगा और समझ में आया होगा। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।